हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने आपसे कहा था कि एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि जो अर्थ की, जो लैंड की मूवमेंट है वो पढ़ी थी हमने। ठीक है, उसके प्रूफ हमें पढ़ने रह गए थे, पर हमने ड्रिफ्ट पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, है ना। तो अब सबूत देखेंगे हम कि हमारी जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ सच में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ द अर्थ है वो टिल नाउ हो रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है जिगसॉ फिट। जिगसॉ का मतलब पता है आपको, आई थिंक सबको पता होगा, दिस इज जिगसॉ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक और जिगसॉ, तो ये आपस में फिट होना चाहिए, है ना। एक ये जिगसॉ है, एक ये जिगसॉ है, दोनों आपस में फिट होनी चाहिए, इस तरह का कोई पैटर्न हो, है ना। या फिर ऐसे कोई पैटर्न हो, ऐसा ही सेम पैटर्न हो जो इसके अंदर फिक्स हो जाए, है ना। तो उसको कहते हैं जिगसॉ। ठीक है, इसको समझाने के लिए मेरे पास ये पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का। देखिए इस मैप के अंदर ना, सपोज ये है साउथ अमेरिका, है ना, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। आप इसका जिक्सॉ पैटर्न देखेंगे और इसका जिक्सॉ पैटर्न देखेंगे तो वो सेम मिलेगा। यानी कि अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर फिट कर देंगे, ये वाली चीज़ को हम यहाँ ले जाके अगर हम फिट कर देंगे तो पूरा इसमें फिट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये वाला जो पैटर्न है, ये वाली जो शेप है और ये वाली जो शेप है, ये लगभग सेम है। सेम इन द सेंस, अगर हम इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट में अगर ये वाला पार्ट अगर हम फिट कर दें यहाँ पर, तो ये एकदम से फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं जिक्सॉ पैटर्न। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ ले जाके फिट कर दें तो यहाँ पर फिट हो जाएगा। ऐसा ही ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला कॉन्टिनेंट, पूरा जो ओशियाना है, ये वाला कॉन्टिनेंट हम एशिया में यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये इससे अलग हुआ है, ये इससे, अगर आपस में ये एक टाइम पे हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, वो थ्योरी ये बोलती थी कि सारा जो लैंड का मास है वो एक जगह पर था ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सब एक जगह पर था, धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट होता गया, उसका जो कॉन्टिनेंट है पूरा वो सुपर कॉन्टिनेंट था और धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता गया, वो स्प्लिट होता गया, जिसके लिए वो आज भी जाना जाता है कि ये स्प्लिट हो रहा है। ऐसी भी थ्योरी है। ठीक है, तो इस एविडेंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये वाले जो है ना एविडेंस है। ठीक है, जिक्सो पैटर्न मैंने आपको बताया क्या होता है, ये वाला पार्ट यहाँ फिट हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ फिट हो रहा है, ये वाला पार्ट ही देखिए, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ फिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको पास लाएंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को अगर हम इसके पास लाएंगे, ऐसे जोड़ देंगे इसको, तो ये पूरा एक कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है, तो ये धीरे 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 स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेम रॉक्स। ठीक है, देखिए जो ये वाला पार्ट था ना, ये था नॉर्थ अमेरिका और ये था अफ्रीका। इन दोनों को मैंने यहाँ पर रफली रैंडमली ड्रॉ कर लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इन केस आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप ये पूरे वर्ल्ड के मैप पर ही समझिएगा, बट ये मैंने समझाने के लिए एक पोर्शन ले लिया है ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए सेम रॉक, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, सेम रॉक का क्या मतलब है, देखिए अगर किसी भी लैंड के टुकड़े पर सेम टाइप के पत्थर है और वो बीच में से स्प्लिट हो जाए, तो आधे पत्थर यहाँ पर छूट जाएंगे और आधे पत्थर जो आधे रॉक्स है वो यहाँ पर छूट जाएंगे। इन केस अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं, अगर ये अलग भी हो जाते हैं, तब भी ये सेम रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही, ठीक है, इसी सेम पैटर्न को लेकर हम यहाँ समझते हैं, यहाँ पे जो रॉक्स पाए गए, इस वाले ओशन के किनारे जो रॉक्स पाए गए और यहाँ पर जो रॉक्स पाए गए,
अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका की ओशन वाले रीजन में जो जो रॉक्स पाए गए वही रॉक्स वहाँ पर भी पाए गए। यहाँ के और वहाँ के जो रॉक्स थे, पत्थर थे, मिट्टी थी, सिल्ट था, वो सब सेम था। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है हमारा सेकंड वाला एविडेंस। देखिए, अब जो सेम रॉक वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि दोनों जगह की जो रॉक्स थे वो सेम है ना, ये बात कैसे प्रूव होती है, मतलब कैसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि दोनों जगह की जो पत्थर है वो सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। ये एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम रॉक की एज का पता लगा सकते हैं कि ये पत्थर जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, कितनी इसकी एज हो गई है, कितने बीसी पहले, कितने ईयर्स पहले, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो रॉक है इसकी एज क्या है। ठीक है, तो एटलांटिक के कोनों पर जो भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा जिन पत्थरों की एजिंग करी गई वो सब सेम निकली, यानी कि जो पत्थर यहाँ पर मिले हैं वही पत्थर यहाँ पर भी मिले हैं, इन दोनों की जो एज है वो सेम है। ठीक है, और ये कैसे प्रूव हो सकता है, ये इसी इसी से प्रूव हो सकता है कि पहले यहाँ पर कोई अटलांटिक नहीं था और ये दोनों जो आपस में कॉन्टिनेंट्स हैं ये जुड़े हुए थे, सारे ही कॉन्टिनेंट्स, यहाँ वाले भी। मैंने सिर्फ एक इसका एग्जाम्पल लेके इसको बताया है। ठीक है, आप लोग मतलब सेम सारे में ही समझिएगा, यहाँ का मतलब, यहाँ का मतलब ये सारा जो है ना ये एक पैंजिया था जो कि अब स्प्लिट हो चुका है, हमने पढ़ा है पहले वाली क्लास में, है ना। तो सारी जगह के जो रॉक्स है, मैं यहाँ का एग्जाम्पल लेके बताया है, यहाँ के रॉक्स और यहाँ के रॉक्स भी सेम है, यहाँ के रॉक्स और यहाँ के रॉक्स भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा हमें पता चला कि इनकी एज भी सेम है। ठीक है, ऐसा ये एविडेंस है जिससे प्रूव होता है कि एक टाइम पर ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि धीरे धीरे स्प्लिट हुआ और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स बन गए। कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उसकी वर्किंग मैकेनिज्म पूरा हो कि कैसे हमें पता चलता है कि जो रॉक्स की एज है वो सेम है। थर्ड वाला है टिलाइट डिपॉजिट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि टिलाइट वर्ड का मतलब क्या है। टिलाइट का मतलब होता है एक ऐसा रॉक, एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक, अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो कि फॉर्म हुआ हो ग्लेशियर से। ग्लेशियर इन द सेंस डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, एक ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो कि किससे, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर से बना हो, उसे कहते हैं टिलाइट डिपॉजिट। अब जितने भी वर्ल्ड के कोने हैं, ठीक है, दोनों पर सेम ही तरह का टिलाइट डिपॉजिट सेडिमेंट्स मिले हैं, यानी कि जितना भी टिलाइट था कहाँ कहाँ पर, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, मेडागास्कर में, इंडिया में और एंटार्क्टिका में, इन सभी जगह पर जो कि डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर मिला है, टिलाइट डिपॉजिट जो मिला है, ये प्रूव करता है कि कभी ना कभी ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही जगह पर थे, वो एक ही लैंड के पार्ट थे जो कि अभी स्प्लिट हो चुके हैं। चलिए, ये तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे जिग्सॉ फिट। ठीक है, इसको बुलार्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम फिट के ज़रिए प्रूफ किया था इन 1964। ठीक है, किसके ज़रिए किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम मॉडल के ज़रिए प्रूफ किया था कि जिग्सॉ पैटर्न के लिए सारा जो वर्ल्ड है वो एक टाइम पर एक था। ठीक है, सेम रॉक मैंने आपको बता दिया, जितना भी कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बने हैं उन सब पर जो पत्थर पाए गए हैं वो ये प्रूव करते हैं कि एक ना एक टाइम पर ये सब एक था। ठीक है, टिलाइट डिपॉजिट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेडिमेंट्री ऐसे रॉक्स जो कि ग्लेशियर से बने हैं, ठीक है, वो सब सेम है। एंटार्क्टिका में भी मैंने आपको बहुत जगह के नाम बता दिए। ठीक है, जिसके ये पता चलता है कि एक ना एक टाइम पर ये सब एक सुपर कॉन्टिनेंट था।
ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स बताने के लिए ना थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं ये पहले रब कर देती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। देखिए, आई होप ये सबको विजिबल है। ये वर्ल्ड का मैप है मेरे पास, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है अफ्रीका। यहाँ पर हम ब्राज़ील की बात करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। पहले इन दोनों जगह को देखिए आप, ठीक है। इन दोनों जगहों में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन दोनों ही जगह में एक स्केलेटन पाया गया, ठीक है। उस स्केलेटन, वो एक प्रजाति थी जो कि रेप्टाइल की प्रजाति थी। उस रेप्टाइल का नाम था मेसोसॉरस, ठीक है। ये मेसोसॉरस एक रेप्टाइल का नाम है जो उस टाइम पर, ठीक है, जुरासिक टाइम के आसपास, पीरियड के आसपास एक रेप्टाइल पाया जाता था जिसका नाम था मेसोसॉरस। ये जो मेसोसॉरस है ना, ये एक ऐसे ब्रैकिश वाटर में नहीं जी सकता था। मेसोसॉरस एक फ्रेश वाटर एनिमल था जो कि फ्रेश वाटर में ही पाया जाता था और यहीं पर ही सरवाइव करता था। अब सवाल ये उठते हैं कि उस मेसोसॉरस के जो स्केलेटन्स हैं, फॉसिल्स हैं, वो दोनों ही जगह पे मिले थे, ठीक है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट्स अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी उसका स्केलेटन मिला और यहाँ पर भी उसका स्केलेटन मिला, ठीक है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका दोनों में। अब कुछ सवाल ये उठते हैं कि पहली बात तो ये एक ऐसा रेप्टाइल था जो कि इतने बड़े अटलांटिक को पार नहीं कर सकता था। एक ऐसा अटलांटिक ओशन जो कि 4800 किलोमीटर्स दूर था, ठीक है, 4800 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक अटलांटिक ओशन है। इसको पार कर कर किस तरह से ये रेप्टाइल आ सकता है, ठीक है। इसकी जो दूरी थी वो इतनी है। अब इतना बड़ा, इतनी यानी कि हमारी इंडिया से भी बड़ा, जो नॉर्थ टू साउथ हमारी इंडिया है ना, उससे भी बड़ा डिस्टेंस था उसका। तो ये एक रेप्टाइल कैसे पार कर सकता था? ये इम्पॉसिबल था। जब ये पॉसिबल ही नहीं था तो ये कैसे पॉसिबल था कि ये वाला जो मेसोसॉरस है रेप्टाइल, ये दोनों जगह पर अपनी जो कॉलोनीज़ हैं वो सिचुएट कर लेता, ठीक है। इसके जो फॉसिल्स हैं ये दोनों ही एंड्स पर मिले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि 300 मिलियन ईयर अगो कोई अटलांटिक था ही नहीं, ठीक है। 300 मिलियन ईयर अगो कोई अटलांटिक नहीं था। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स एक थे, ठीक है, एक थे। जब भी यहाँ पर ये वाला रेप्टाइल पाया जाता था, कोई अटलांटिक नहीं था इनके बीच में। अटलांटिक ओशन जो है वो बहुत बाद में फॉर्म हुआ है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के अलग होने पे। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल जो है वो एक एविडेंस है कि कभी ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। सेम एक और हमारे पास प्रजाति है, इसका नाम है लिस्ट्रोसॉरस। उसके भी फॉसिल्स मिले, ठीक है, और वो भी ये प्रूव करते हैं कि दोनों स्केलेटन्स एक ही जगह से मिले थे, ठीक है। पर ये स्केलेटन्स कभी भी, ये जो रेप्टाइल की प्रजाति कभी भी एक दूसरे से इतना दूर ट्रैवल करके नहीं जा सकती। ये जब भी पॉसिबल है, यहाँ पर जो स्केलेटन मिला और यहाँ पर मिला, इन दोनों स्केलेटन्स का मिलना ये इस बात का प्रूफ करता है कि ये दोनों कभी भी इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे और ये पूरे जो जगह थी ये जुड़ी हुई थी आपस में, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका। इसी तरह से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे जो लैंड है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि पैंजिया था, जिसका जो पैंजिया था मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली क्लास में, है ना। आई थिंक 15 या 16 नंबर की क्लास है, उसमें मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आई होप ये 4th पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना। उसके बाद चलते हैं पोलर वार्मिंग के ऊपर। देखिए, पोलर वार्मिंग का मतलब है एक ऐसा परमानेंट मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वजह से जो अर्थ है
ठीक है, उसके रोटेशन में भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा पोल है जो कि परमानेंट मैग्नेटिज्म का फंक्शन दे। मतलब कि सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं आपको पोलर वंडरिंग बताऊं कि ये क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा पीरियोडिक चेंज, ठीक है, कहाँ पर चेंज, उसकी पोजीशन में चेंज। ठीक है, पोल, मैग्नेटिक पोल की पोजीशन में एक पीरियोडिक चेंज नापा गया। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया वहाँ के पत्थरों में। ठीक है, दैट इज नोन एज पोलर वॉन्डरिंग। ये वाला जो एविडेंस है ये जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, यानी कि जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब पैरेलल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थे एक टाइम पर। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स डिफर करे हैं, स्प्लिट हुए हैं, उन सब पर, उनके कोनों पर एक ही तरह का मिनरल मिला है, जो कि ये प्रूव करता है कि ये एक टाइम पर सुपर कॉन्टिनेंट था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर मैप है, देखिए यहाँ पर जो मिनरल्स पाए गए, ठीक है, ग्रीनलैंड में, वो इस स्वीडन में भी पाए गए। ठीक है, इनका जो मैग्नेटिक, एक टाइम पर हमने रिकॉर्ड किया था मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक पोल आप जो कहो, ठीक है, ये दोनों में एक टाइम पर सेम है, बट इनके बीच में इतना डिफरेंस है कि आज के टाइम में एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्रूफ करता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसकी जो मूवमेंट के बारे में, यानी कि ये जितने भी मैंने आपको पांचों के पांचों बताए हैं ना पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो एकदम सही है। ठीक है, ये एक ऐसे एविडेंस थे जो कि सपोर्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द पैंजिया की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाय। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिसिज्म थे इस थ्योरी के साथ। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है या कोई भी वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो कुछ बुक से, बहुत सारी बुक से रेफ़र करके बनती हैं, नेट से रेफ़र करके बनती हैं, तो जो आप इसको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।